आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं ब्लैक स्टार और ये है एपिसोड नंबर 25 यानी 25। आज का टॉपिक है कि भारत इतना पीछे क्यों है। तो हम आज भी देखते हैं कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, विकासशील देश है, लेकिन एक विकसित देश नहीं है जैसे अमेरिका है या ग्रेट ब्रिटेन है या फिर फ्रांस है। ठीक है, तो हम आज ये बात करेंगे कि आखिर ये ऐसी क्या दिक्कत है, ठीक है, कि इतने साल बाद भी जो है हम एक डेवलपिंग कंट्री रह गए। ठीक है, और कभी कभी क्या है, नेपाल जैसे छोटे देश भी हमको आंख दिखा देते हैं। हमारी वो हैसियत नहीं है कि जैसे जैसे शायद रूस की हो या अमेरिका की हो या फ्रांस की हो। ठीक है, तो लोग कहेंगे कि ऐसा है कि हम तो गुलाम थे भाई 800 साल, तो इसलिए नहीं है। तो भाई 1947 में तो आज़ादी मिल गई थी भारत को। ठीक है, अंग्रेज चले गए थे, मुग़ल भी इस पे उसके पहले ख़त्म हो गया उनका राज। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से 1945 तक, तो जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों देश उस समय पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे और आज ये तीनों ही डेवलप्ड नेशंस हैं। तो जर्मनी के तो 4 टुकड़े कर दिए थे एलाइड नेशंस ने जो जीते थे। ठीक है, जापान पे तो 2 न्यूक्लियर बम गिरे थे और कारपेट बॉम्बिंग वगैरह हुई थी, पूरा देश उनका तबाह हो गया था। वहाँ तो लकड़ी के घर होते हैं, पूरा एकदम सन्नाटा हो गया था। और इटली में तो भूखा मरने की कगार आ गई थी। लेकिन आप अगर देखेंगे तो जर्मनी, जापान और इटली ये तीनों ही आज एकदम डेवलप्ड नेशंस हैं और एकदम खतरनाक वाले हैं। ठीक है, इनसे कोई जल्दी पंगा नहीं लेता है। ठीक है, ऊपर से हमारी स्थिति आप देख ही सकते हैं कि जो चल रही है, तो भाई कारण तो कुछ और होगा। ठीक है, क्योंकि 70-80 साल बहुत होते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भाई हमारा इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है, एकदम ज़बरदस्त इतिहास रहा है। हमारे पास वेद रहे हैं, पुराण रहे हैं। ठीक है, हम सबसे विकसित भी थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक कि पिछले 3-4 हज़ार सालों से एकदम सब कुछ एकदम अजीब सा हो गया है और हम आज के डेट में देखें तो हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। ठीक है, हम कहीं आसपास भी नहीं हैं, अमेरिका या रूस या शायद चीन भी कहें तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो मेरे हिसाब से तो ये 5 कारण हैं। बाकी आप देख लेना, हो सकता है अगर आपको कोई और लगे तो आप भी बताना। तो जो 5 कारण मुझे लगते हैं हमारे देश को पीछे होने के कारण का जो कारण है वो है, पहला पढ़ाई, दूसरा हेल्थ या स्वास्थ्य यानी हेल्थ सेक्टर, तीसरा है सिविक सेंस यानी वाद व्यवहार आम नागरिकों का, चौथा है यूनिटी यानी एकता, और पांचवा है प्रोफेशनलिज्म यानी स्किल्ड वर्कर और स्किल्ड वर्कर फोर्स। बात करते हैं पहली पॉइंट पर। पहली पॉइंट है पढ़ाई। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमारे देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत एजुकेटेड लोग हैं या हर सेक्टर में पढ़ाई का ये अर्थ है मेरा कहने का कि क्या हम देश में सभी लोग जितने भी हैं, गरीब अमीर फलाना ढमाका, सबको क्या बराबर पढ़ाई का मौका मिल रहा है या नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब अनपढ़ रहो, बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100 में से 40 लोग पढ़ रहे हैं और 60 लोग नहीं पढ़ पा रहे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। ठीक है, अरे देश में 4 सितारे तो कोई भी बन जाएंगे, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बाकी लोगों को मिल नहीं रहा है। हाँ, ठेले वाले का बच्चा जो है नाइट लैंप में पढ़ाई कर रहा है, फिर भी आगे नहीं जा पा रहा है। और कुछ खिलौंडे जो हैं वो 12वीं में स्कूल से भाग के पूल खेल रहे हैं। मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, समझ रहे हैं आप। तो पढ़ाई का मेरे ये मतलब नहीं कि भारत में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या सत्या नडेला जो है वो अमेरिका में जाके माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है या कौन क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। क्या मेरे देश में जितने सभी लोग हैं, ठेले वाले का बच्चा, अंडा बेचने वाला, भुर्जी बेचने वाले का बच्चा और अंबानी का बच्चा, इन सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं? अगर नहीं मिल रही है तो मैं चाहता हूं कि सारे स्कूल ना कल ही गिर जाएं, खत्म हो सारी पढ़ाई लिखाई। क्या मतलब है यार, हो क्या मैं तुमको बताता हूं कि क्या होगा। अमीर का बच्चा पढ़ता है डून स्कूल में, ठीक है, इसके बाद किसी बड़े कॉलेज में जाएगा, पैसे की साला अथाह कोई कमी नहीं है, अथाह पैसा है। ठीक है, डोनेशन पोनेशन दे के बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, विदेश निकल जाएगा, वहां से एमबीए की पढ़ाई करेगा, है न्यूयॉर्क वगैरह में पढ़ रहा है, फलाना धमाका कर रहा है, फिर एक दिन एनआरआई बन जाएगा, इज्जत अलग से, समाज में अलग से, अरे भैया बड़े साहब हैं। फिर बाबू साहब यहाँ पे आएंगे, आईजीआई एयरपोर्ट से उतरेंगे और 500,000 रुपए में जो है दिल्ली के एक एरिया है वहां पे जाके एक गरीब बच्ची से सेक्स करेंगे, मजे लेंगे। ठीक है, और वो गरीब बच्ची क्यों सेक्स करेगी? क्यों? पैसे, क्योंकि उसको पैसे की कमी है। उसके पैसे की तो भाई सबको जरूरत है। आज जो महंगाई के आप जो हालत देख रहे हैं, किसका घर चल जाएगा भाई? खाओगे तो है ना, जिंदा रहने के लिए खाओगे, किसी खोली में रहोगे, खरीद तो सकते नहीं, खरीद लेते तो गरीब काहे होते। तो किराए तो दोगे, डेली का खर्च करोगे, विम से बर्तन तो रगड़ोगे, बर्तन खरीदोगे। तो भैया ये सारी चीजें जो गरीब है, जो गरीब नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। नौकरियां तो सबको मिल नहीं सकती ना। 100 करोड़ लोगे तो 100 करोड़ काम थोड़ा ना निकल आएगा यार देश में। अब घर में अगर 12 लोग रह रहे हैं तो खाना तो 2 ही लोग बनाएंगे ना, कि 12 लोग बनाने लगेंगे। ठीक है, 2 लोग खाना बना रहे हैं, 2 लोग कमाने जा रहे हैं, एक खेती कर रहा, बाकी 5 तो बचे रहेंगे ना। तो भारत में ऐसा तो है नहीं कि सबको काम मिल जाएगा।
तो सिस्टम तो ऐसा नहीं है ना कि सबके पास पैसा है, तो क्या करेगा गरीब का बच्चा? गरीब के बच्चे ने वो एजुकेशन मिल नहीं पाई। कोई ऐसे प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पे भी कोई साहब आते थे नहीं आते थे, टीचर आते थे नहीं आते थे, कुछ आ रहे हैं तो गेहूं की बोरी उठवा रहे हैं, बहुत ऐसा होता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि एक कोई भी आप बच्चा ले लीजिए, अमीर का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है, कोई इसका बच्चा है, अगर उनको बराबर एजुकेशन नहीं मिल रही है तो बेहतर एजुकेशन ना मिले, सबको खत्म हो जाए, वो ज्यादा बेटर है दैन कि एक साहब बन के डून स्कूल में पढ़ के विदेश में जाके आए और यहाँ पे आईजीआई एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उतरे और फिर दिल्ली में एक गरीब के साथ, बच्चे के साथ सेक्स करें, उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं। इससे अच्छा है कि भैया खत्म ही हो जाए, कोई जरूरत नहीं है ऐसे। ऐसा देश लेके करेंगे क्या आप? आज आप अमीर हैं, आज आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन सोचिए कल आप वही गरीब हो, आपके घर में आपकी मदर की तबीयत खराब हो, आपके फादर भगवान ना करे कि ना हो, और आपकी बड़ी बहन हो जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी हो, वो ये काम कर रही होगी, तब आपको क्या लगेगा? मेरी बातें अभी आपको लग रही होंगी यार क्या फालतू बकवास कर रहा है, लेकिन ये है देश, ये है ही नहीं जो ये चल रहा है, ये एक अजीब सी चीज चल रही है। मैं नहीं मानता हूं कि ये देश चल रहा है। जब तक आप देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं दे रहे हैं, समान कंसर्न नहीं दे रहे हैं, कोई साला पेला जा रहा है, कोई अय्याशी कर रहा है, तो वो भैया देश नहीं होता है। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ इंडिया एंड इट इज माई कंट्री, बहुत अच्छी बात है, हमारा बेहतरीन इतिहास रहा है, लेकिन जो भी आज जो डिफरेंसेस बन गए हैं, इस डिफरेंसेस के साथ अब गरीब और अमीर का ये जो वो है ना भाई, कोई गरीब होगा अमीर होगा, लेकिन उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, बेसिकली एजुकेशन, और अगला पॉइंट जो कहना जा रहा हूं, बेसिकली इन हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ सेक्टर, वो जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी, तो कहने का यही मतलब है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है आपका हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर में क्या है कि आप अगर किसी भी दिल्ली एनसीआर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ का जो खर्चा है बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने जमीन जायदाद का भी कागज पत्र लेके जाएंगे ना, तो वो भी हाथ से धो बैठेंगे। ये हालत चल रही है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल की। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि गवर्नमेंट के जो अस्पताल है, तो गवर्नमेंट के अस्पताल ऐसी बहुत जगह होता है, बताने की जरूरत नहीं, जहाँ पे जो औरतें होती है ना, गरीबों की औरतें, वो जमीन पे जो वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि वहाँ जमीन पे आगे जो पैतावा होता है ना, वहाँ अपना बच्चा देती हैं। ऐसी भी सिनेरियो पड़े रहते हैं ऐसे भैया। तो भाई गरीब और अमीर के बीच में फिर से वही डिफरेंस आ गया, क्योंकि आपका हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम जो है ये हाईली डिपेंडेंट हो गया है अपॉन द मनी अर्नड बाय अ पर्सन और द मनी कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन। ये मेरे हिसाब से दूसरी दिक्कत है, क्योंकि देखिए होगा क्या, हम लोग जो है बहुत ही हाई सोसाइटी में रहते हैं, साला बड़ा सा घर किराए पे लिया है, ऐश जी रहे हैं। देश का जब नेशनल एंथम बजता है तो एकदम दिल में एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आप देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना ही या इतना भी नहीं यार, उसका 20% भी आराम क्या गरीब को मिल रहा है? उसका बच्चा, मुझे बहुत दुख होता है, अभी पढ़ा था जब ये लॉकडाउन हो गया था कि एक औरत थी, उसने बच्चा दिया, इसके बाद 600 किलोमीटर पैदल चल के गई है। उसका दर्द समझिए। अगर आप दर्द नहीं समझ पा रहे हैं तो इंडिया, अपने देश से जो आप प्यार का जो जो ढोंग कर रहे हैं ना, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको प्यार नहीं है इंडिया से, आपको प्यार है अपने परिवार से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बच्चों से, और अपने पैसे से, अपनी अय्याशी से, अपनी नौकरी से। आपको प्यार नहीं है देश से। तो कहने का यही मतलब है मेरा कि भारत जो पीछे है ना, वो इसलिए है कि हम लोग 130 करोड़ एक साथ हैं ही नहीं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स या नंबर में एक साथ हैं, इसके अलावा हम साथ नहीं हैं। हम बहुत ही अलग हैं। हर आदमी का, जैसे पिक्चर में बोला था ना, हर आदमी का अपना घर, अपना देश बना के बैठा हुआ है, और देश के जो सैनिक लड़ रहे हैं ना, उनको क्या पीछे जोश मिलेगा यार? जोश तो तब मिलेगा ना जब उनको लगेगा कि हाँ मेरे भी इतनी केयर है, लोगों को फर्क पड़ रहा है। पड़ता है, कुछ लोगों को पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीरी की आंधी में ऐसे खो गए हैं कि उनके लिए सिर्फ स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि इतने महीने में इतने सैनिक मरे, इतने महीने में ये मरे, ओ लाओ लाओ भाई बियर लाओ, फलान डमा लाओ। खैर, कहने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट था आफ्टर एजुकेशन हेल्थ सेक्टर, और कहने का मतलब ये नहीं कि सबको अच्छी हेल्थ सर्विस मिले, सबको खराब मिले, पर जैसी भी मिले सबको बराबर मिले। मैं कहता हूं किसी को भी ना मिले यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है देश के पास, न करो भाई। एक पलंग पे 4 आदमी बैठते तो एक पलंग पे 4 बैठाओ, लेकिन फिर जो ये आप डिफरेंस कर देना कि 16 लाख आप एक आदमी दे सकता है, तो आप डेंगू का इलाज करें, उसमें भी बच्चा मर जा रहा है, और दूसरा किसी की बीवी जो है, किसी का बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में कहां पैदा हो रहा है, ना वार्ड है, ना कुछ, या फलाना है, धमाका है। सारे इंतजाम हो जाएंगे यार। सब गवर्नमेंटाइज करो ना, हटाओ ये प्राइवेट सेक्टर यहां से। बोलो कि सारे स्कूल कल से गवर्नमेंट अपने अंडरटेक कर रही है। देखो कौन मना करता है। मिलिट्री लगाओ यार, मिलिट्री लगाओ, हटा सावन की घटा। कैसे बोल देगा यार कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वाला? गवर्नमेंट से बड़ा बाप माई बाप कोई नहीं होता, और 1 घंटा लगता है ये सब इंस्टॉल करने में। इंदिरा गांधी का हम देख चुके हैं। चलिए आते हैं नंबर 3 पे। इन दोनों के बाद तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा है सिविक सेंस। सिविक सेंस का मतलब है कि आपके देश में जो भी लोग रहते हैं,
जितने भी लोग रहते हैं वो वाद व्यवहार कैसे करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में तो आप देख सकते हैं माँ बहन की गालियां तो आम है, किसी को माँ की गाली दे दी, किसी को बहन की गाली दे दी। तो ये तो फिलहाल कल्चर चल रहा है हमारे देश का, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि 1997-98 से लेकर 2015 तक भयानक तरीके से सेक्स, रेप और ये सब सब दिखाया हमारे बॉलीवुड की मूवीज में। तो भैया इफेक्ट तो पड़ेगा ना। स्वामी विवेकानंद जी थे, वो बने कैसे? जब वो बच्चे थे तो उन्होंने एक नाटक देख लिया था राजा हरिश्चंद्र का, तो स्वामी विवेकानंद बन गए। अब जब 10,000 रेप, 5,000 मर्डर और ये सब नंगा पुंगा सीन देख के तो लौंडा क्या बनेगा? ये सब बनेगा जो अब बन रहा है। कोई रेप करेगा, कोई मर्डर करेगा, ठीक है। लेकिन कोई पूछता नहीं यार इन लोगों से कि तुमने बना कैसे दिया, कुछ है ही नहीं। अरे मुझे याद है कि एक शूट आउट एट वडाला थी, ये कोई कोई ऐसी मूवी थी, वो सीन काट दिया था, उसमें जॉन इब्राहिम से राइटर ने 8 तरीके की माँ बहन की गाली देने के बाद, ये उस पिक्चर का सीन था जो खैर सेंसर बोर्ड ने काट दिया था, सही किया था। बट ये सवाल होना चाहिए कि कौन ऐसा गिरा हुआ घटिया आदमी था जिसने पिक्चर में 5.5 मिनट का ये सीन डाला कि एक परिवार बैठा हुआ है अपने बच्चों के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, और ये 4-5 गुंडे अलग अलग 8 तरीके से अलग अलग भाषा में माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो ये तो भैया हमारा कल्चर चल रहा। तो सिविक सेंस का ये मतलब है कि हमारा वाद व्यवहार क्या सही है, और अगर नहीं है तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि कौन खराब कर रहा है, ठीक है। हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां पे अगर 100 ग्राम खाना खाया जाता है तो 350 ग्राम बर्बाद होता है। आप सोच सकते हैं, आप किसी की शादी में चले जाइए, वहां पे देखिए कि कितनी बर्बादी हो रही है, खाने की कितनी बर्बादी हो रही है। प्लेटें आपको पड़ी मिलेंगी, साला 2 रसगुल्ला खाया, 2 तो फेंक दिया, ठीक है। आइसक्रीम लिया, लुढ़का दिया, ठीक है। पनीर की सब्जी पड़ी हुई है, कुत्ता चाट रहा है उसको प्लेट में। ये हालत हो रही है। भारत में खाने की कमी नहीं है प्रभु, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। भारत ऐसा देश है, भारत बहुत ही संपन्न देश है, यहां खाने की कमी नहीं है, लेकिन खाने की बर्बादी इतनी ज्यादा है। जिनके पास पैसा है उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। किसी भी होटल के सामने तुम चले जाओ, रात को देखोगे भैया इतना कनस्तर बदबू आती रहेगी, इतना खाना फेंका जाता है। और लोगों के घर में जो सवेरे कूड़ा निकलता है वो तो अलग, ठीक है। ये काम आप जो है यूरोप या विदेश में नहीं कर सकते, वहां करेंगे तो पिछवाड़ा भी 4 लात मार के आपको जेल भेज दिया जाएगा। इतना भयानक आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ना, दोबारा फेंकना भूल जाएंगे। लेकिन भारत है भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, अगर आप, तो कहने का ये मतलब है कि अगर सिविक सेंस लोगों के अंदर जाग जाए, ये जागरूकता हो जाए कि ये हमारा ही देश है, जो लोग मानते भी हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। जैसे जरूरी नहीं कि आप देश के बॉर्डर पे चले जाएं, वहां पे गोली खाएं तो आपने देश की सेवा कर दी, वो बहुत अच्छी सेवा है। लेकिन आप अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो सड़क पर अगर कोई टोटी खुली है, बम्बा खुला है, पानी बह रहा है, ये आपका देश है, रिसोर्स आपका है, बंद करो उसको सीधे, ठीक है। या कहीं कोई रोड पे जो है कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई आएगा वो भिड़ जाएगा, या कोई गाड़ी चला रहा है, साइड कर दो भैया, ये भी देश की सेवा, बहुत बड़ी सेवा है। या कूड़ा मत फेंको, कोई फेंक रहा तो अगर दम हो तो उसको पेल दो वहीं पे, पटक के मारो साले को, बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है। और अगर नहीं पता कि कौन ऐसा क्या कर रहा है, नहीं दम है, तो भैया मना कर दो, वो भी नहीं कर सकते हो भैया, उठा के कहीं फेंक दो, ये भी देश की सेवा है। तो तीसरा ये सिविक सेंस, ये जब 130 करोड़ लोगों में जब ये जाग जाएगा ना, तो भैया अमेरिका दूर नहीं है, अमेरिका को इतना बड़ा वो नहीं है। आप चीजों को सही तो करिए, और ये सही एक साथ मिलके होता है, ठीक है। आप छोड़ देते हैं बाकी पे कि ये करेगा, वो करेगा, पुलिस करेगा, ये करेगा। पुलिस वाले जो होते हैं, आपको पता है कि आईटी सेक्टर में आप 8 घंटा 8 पंजे 40 घंटे का काम होता है। पुलिस में एवरेज बता रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, एवरेज 16 घंटे एक पुलिस वाला काम करता है भारत में। आप 8 से 9 घंटा बैठेंगे, आपके पिछवाड़े में कुछ होने लगा, बे यार उठे, साला बॉस ने बैठा लिया। वो 365 दिन में से उनको महीने में 1 या 2 छुट्टी मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है। जो आप कहते हो पुलिस वाले करप्ट है, फलाना है, धमाका है, जो कुछ भी है, आप 16 घंटे काम करके 1-2 दिन देख लो, दिमाग सही हो जाएगा आपका। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो ना कोई सही चीज, तो पहले उसको सही कंडीशन देके देखो, ठीक है। 6-6 दिन 7-7 दिन जो है एक हफ्ते में लगातार काम करते हैं, अगले हफ्ते फिर उनको काम करना है भाई 6 दिन 7 दिन, ठीक है। 18 घंटे 16 घंटे कभी भी फोन आ रहा है, कोई परिवार ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाते हो, आपकी कोई पहली बार एफआईआर नहीं लिखता, गलत चीज है, लेकिन आप देखो तो कि कितना ज्यादा वर्क प्रेशर है किसी पे। ये सारी चीजें कैसे सॉल्व हो सकती हैं? उठा के करो अंधाधुंध भर्ती, लोगों को दो 8 घंटे, लेकिन फिर सैलरी भी ओवरऑल घटानी पड़ेगी, फिर आप ही चिल्लाओगे। खैर वो सब छोड़ो, अगली बात पे आते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है यूनिटी या एकता। तो भारत में आज भी क्या है कि हम लोग जो जाने जाते हैं ना, और हम लोग को जो दिमाग में फिट बैठा हुआ है वो क्या है, ये वर्मा है, ये शर्मा है, ये द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, ये ठाकुर हैं, ये दलित हैं, ये फलाना है, ये धमाका है। अब इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि पहले से आपको पता है। और इस पे एक पिक्चर देख लेना, आर्टिकल 15 बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है, इसको देख लेना, सारा पॉइंट वही कवर है। 5वें पे आते हैं प्रोफेशनलिज्म यानी स्किल्ड वर्क।
तो भारत में एक एग्जांपल लूंगा कि 1998 में ही आईटी इंडस्ट्री आ गई थी, जबरदस्त बूम आ गया था, और किसी से भी कहो तो जिसका भी लड़का कंप्यूटर जानता था वो उसका एक्सपर्ट था, और किसी का लड़का खराब नहीं था, सब होनहार थे, एक से बढ़ के एक 30 मार खान थे। तो एक सवाल का मुझे जवाब दे दो कि अब लगभग 20-22 साल हो गए हैं और आईटी इंडस्ट्री का एक हब बन चुका है भारत, बेंगलोर, हैदराबाद, फलाना ढमाका, ठीक है। भारत ने इतने सालों में, या भारत में जितने भी काम कर रहे हैं, एक से एक तुर्रम खान, इनके बेटे, उनके पड़ोसी, तो ये बता दो कितने ब्राउजर बनाए हैं भारत में, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, अरे भैया चाइना ने भी यूसी ब्राउजर बना लिया, तुमसे नहीं बना। कितने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिए विंडोज लाइनक्स की तरह, एक भी नहीं, ठीक है। कितने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर बना लिए, एक भी नहीं, ठीक है। सिविल सेक्टर में अगर आ जाए तो कितने बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने बना ली, एक भी नहीं, ठीक है। AK-47 जो है 50 साल पहले रूस ने बना दी थी, 30-40 साल पहले, ठीक है। आपने कितनी बना ली, एक बनाई है मेरे ख्याल से, इंसास जैसी, लेकिन अभी भी इस डिपार्टमेंट में बहुत पीछे हैं हम। आगे आते हैं, एक 5,000 करोड़ का आप पुल बनाते हैं तो वो 6 महीने नहीं टिक पाता, ठीक है। अब होता क्या है, इससे सीमेंट खराब होता है, बालू खराब होता है, मिट्टी खराब होता है, ठीक है, समय खराब होता है, लेबर खराब होता है, और जो लिखा पढ़ी में जब से टेंडर निकलता है और आखिरी में जब आप जमा करते हैं कितने लेबर को कितना पैसा दिया, इस सब का कागज खराब होता है, खराब ही खराब तो होता है। तो कहने का मतलब या तो स्किल्ड वर्कर नहीं है, या स्किल्ड वर्कर अगर थोड़ा बहुत है भी तो फाइनल जो आप बना रहे हैं उससे, चाहे पुल हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, वो उस क्वालिटी का नहीं हो रहा कि आप यूएस को टक्कर दे पाएं, या इंग्लैंड को टक्कर दे पाएं, फ्रांस को दे पाएं, इटली को दे पाएं। तो हमारे पास इतने ज्यादा लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अगर हम एजुकेशन दें, मैं कहता हूं साला कुछ नहीं यार, 2 करोड़ लोगों को फ्रेंच भाषा सिखा दो, सिखाओ, ऐसे जबरदस्ती सिखाओ, कहीं ना कहीं काम आएंगे। उनमें से 10,000 12,000 टीचर फ्रांस में चले जाएंगे, कुछ नौकरी करेंगे। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है और मोदी गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं। और ये जो 4-5 पॉइंट है ना, और इसमें से कहने का एक मतलब है, पहली बात तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, एजुकेशन में देनी चाहिए, हेल्थ में देनी चाहिए। इसके अलावा लोगों में सिविक सेंस होना चाहिए, या तो जगाना चाहिए या तो जबरदस्ती मार पीट के उनके अंदर घुसेड़ना चाहिए, लेकिन सिविक सेंस होना चाहिए अगर देश को आगे चलना है। आप पिक्चर हॉल में बैठे अपने मम्मी पापा के साथ, बगल वाले जो है कोई लड़की, और लड़की ने किस कर दिया लड़के को, ऊ चिल्ला के जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे, तो अच्छा थोड़ा ना लगता है यार। ऐसे लोगों को उठा के नंगा करके वहीं पेलो पिक्चर हॉल के सामने, उल्टा लटका दो, ज्यादा बेटर होगा। ये जो 4-5 लोगों की गंदगी होती है ना, ये कम से कम 100 लोगों को परेशान करती है। तो मेरा तो ये मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि भाई या तो सिविक सेंस लोगों को खुद समझ में आ जाए, या ऐसे जो छुटमुट्टे बैठे हुए जो गंदगी फैला रहे हैं उनको पेल के समझा दो, और नहीं फिर भी नहीं समझे तो उनका कोई फिर आगे इंतजाम किया जाए, ठीक है। इसके अलावा यूनिटी एकता, जिसके लिए आर्टिकल 15 पिक्चर देख लेना, जबरदस्त है। और फाइनली यह है कि प्रोफेशनलिज्म, यानी स्किल्ड वर्क होना चाहिए। जो आप काम करें भैया कम करें, मत करें ज्यादा काम, लेकिन एकदम बढ़िया कंटास काम करें कि आदमी देखेगा या बाहुबली 1 पिक्चर बनाई है, बाहुबली 2 तो कूड़ा कबाड़ थी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, या 3 इडियट पिक्चर बनाई है यार, क्या जबरदस्त बनाया है, ऐसी बात करें। चक दे इंडिया बना दी यार, है ना, हैप्पी न्यू ईयर जैसा कबाड़ा नहीं चाहिए। तो कम चीजें बनाओ यार, ज्यादा चीजें मत बनाओ, इरफान खान जैसी एक्टिंग करो, है ना, मत बनाओ ऐसे वैसे उल्टा सीधा, कम चीज करो यार, बढ़िया चीज निकालो, कंटास बनाओ, जो कुछ भी बनाओ। पुल ऐसा बनाओ कि जैसे शिवाजी के जमाने में सीढ़ियां बनाई थी, वो आज भी 400 साल बाद 500 साल बाद टिकी हुई हैं। उसके नीचे जो है बीएमसी फलाना धमाके ने जो सीढ़ी बनाई है वो एक बरसात में गायब हो जाती है। तो कहने का ये मतलब है देश आगे तभी चलता है जब आप बढ़िया चीज बनाएं। आप ज्यादा नहीं करें, कम काम करें, लेकिन जो काम करें वाह, अपने आप में कटरीना कैफ हो। चलिए भैया, बात आज की होगी बहुत हो, और आपको जैसा लगा होगा बताइएगा। जो मेरे हिसाब से सही था मैंने बता दिया, बाकी अगर आपको कुछ सही गलत लगे तो बता दीजिएगा। जय श्री राम, चलते हैं, भारत माता की जय। चलो बाय बाय।